टू नो इन इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी के लिए 2 दबाएं। और हम में से ज्यादातर लोग 1 दबा देते हैं। हमारी जिंदगी में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इसी बात से पता चलता है। आज भी जब आप एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो इंग्लिश वाले ऑप्शंस ही लेते हैं। हम दफ्तर नहीं ऑफिस जाते हैं, प्रणाम नहीं गुड मॉर्निंग कहते हैं। बच्चे हिंदी के बदले इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहे हैं। हमारा समय नहीं टाइम खराब होता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो इंग्लिश को हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। इंग्लिश में बोलना कूल भी लगता है और एक सेटिस्फैक्शन भी देता है। इंडिया में लोग इंग्लिश से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उन्हें अनपढ़ समझ लिया जाता है। इंग्लिश मूवी की स्टोरी भी ना कुछ ऐसी ही थी। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा। हमें इंग्लिश हमारे इतिहास से मिली है, वो इतिहास जो गुलामी, अत्याचार, संघर्ष और ब्रिटिश हुकूमत से आजादी की गवाही देता है। आज दुनिया भर में इंग्लिश का जहां भी वर्चस्व है वो ब्रिटिश कॉलोनीज की वजह से ही है। पर इंग्लिश आखिर आई कहां से? क्या है इसका खुद का इतिहास और कैसे ये दुनिया के लिए बना सिंबल ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज? आज यही जानेंगे आप infinitystream.tv पर। ये है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। भाषा के तौर पर इंग्लिश के डेवलपमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। सबसे पहले है ओल्ड इंग्लिश जो 450 से 1100 साल तक चली। हिंदी की तरह ही इंग्लिश का भी अपना एक लंबा इतिहास है। सदियों से कई पीढ़ियों के नेटिव स्पीकर्स ने इसे बोल बोल कर दुनिया को इसका मॉडर्न वर्जन दिया है। इसके रूट कॉज को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। मॉडर्न इंग्लिश पर लैटिन का बहुत इम्पैक्ट है क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी में ज्यादा वर्ड्स लैटिन से ही आए हैं। फ्रेंच और स्पेनिश पर भी लैटिन का इन्फ्लुएंस है। तो आखिर ये हुआ कब था? बात ऐसी है कि 5वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड पर रोमन साम्राज्य का राज था जो लगभग 400 सालों तक चला। जब रोमन साम्राज्य ने इंग्लैंड पर अपनी पकड़ ढीली की तो नॉर्थ जर्मनी और डेनमार्क से बहुत से ट्राइब्स इंग्लैंड जा पहुंचे और उन्होंने रोमन और केल्टिक कल्चर को जर्मन कल्चर से रिप्लेस कर दिया। केल्टिक कल्चर वेल्स और स्कॉटलैंड में सीमित रह गया। दरअसल 1066 में इंग्लैंड पर नॉर्मन इन्वेजन हुआ था जो इंग्लैंड पर किसी बाहरी ताकत का आखिरी कब्जा था। यह आक्रमण विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी की लीडरशिप में हुआ था जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली इंग्लैंड के लिए एक बड़ा चेंज साबित हुआ। ये नॉर्मन्स फ्रेंच बोलते थे। जब इंग्लैंड पर इनका कब्जा हुआ तो उनकी भाषा इंग्लैंड में चली आई। क्योंकि ये रूलिंग क्लास थे तो दरबार में, सरकारी कामकाज में और अपर क्लास में फ्रेंच बोली जाने लगी, जबकि इंग्लैंड के आम लोग अभी भी ओल्ड इंग्लिश बोल रहे थे। ये दौर लगभग 100 सालों तक चला और इस तरह ओल्ड इंग्लिश के बाद इंग्लैंड में आया मिडिल इंग्लिश। इससे पहले इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जा रही थी उसमें लैटिन और फ्रेंच की बड़ी वोकैबुलरी जुड़ गई। इस ओल्ड इंग्लिश को बेफुल्फ कहते हैं जो जर्मन से काफी मिलता जुलता है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जर्मेनिक लैंग्वेज फैमिली का मेंबर है। ये जर्मेनिक लैंग्वेज 5th एंड 6th सेंचुरी में ब्रिटिश आइलैंड्स में पहुंचे थे जिन्हें एंगल्स, सैक्सनस और जूट्स लेकर आए थे। ये जो जर्मेनिक लैंग्वेज बोलते थे उसे एंग्लो सैक्सन्स कहते थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में जर्मन खाना बदोश जातियों और रोमन सेनाओं का जो आगमन हुआ था उसी ने इंग्लिश की नींव रखी। ये नॉर्थ वेस्ट जर्मनी और नॉर्थ नीदरलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए थे। 5वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में लाई गई अलग अलग जगहों की भाषाओं ने अंग्रेजी को पनपने का मौका दिया और एंग्लो फ्रिशियन बोली को इसका मेजर क्रेडिट मिलता है। 7वीं शताब्दी के ऑथर, टीचर और स्कॉलर बीड लिखते हैं कि पूरी एंगल्स जनजाति अपना देश छोड़कर ब्रिटेन आ बसी थी। एंगल्स नाम के चलते ही ब्रिटेन में इंग्लैंड और इंग्लिश शब्द आया। लैंग्वेज रिसर्चर्स मानते हैं कि सन 1449 में एंग्लो सेक्शंस ने डेनमार्क और जूलैंड से आज के ब्रिटेन पर आक्रमण करना शुरू किया था। जब एंगल्स लोग ब्रिटेन की धरती पर आए थे तब इंग्लैंड के स्थानीय लोग केल्टिक नाम की भाषा बोलते थे। इन्हें ब्रायोथोनिक कहा जाता था। ब्रिटेन के मूल निवासी आपस में केल्टिक भाषा से ही कम्युनिकेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे एंग्लो सेक्शंस और लोकल ब्रिटिश लोगों के रहन सहन में एक दूसरे का असर दिखने लगा और यहीं से जन्म लेती है ओल्ड इंग्लिश। माना जाता है कि एंगल्स जनजाति के कारण ही इंग्लैंड का नाम एंग्लालैंड था जो बाद में धीरे धीरे इंग्लैंड में बदल गया। इस टाइम पीरियड में जो इंग्लिश बोली जाती थी वो इंग्लिश और जर्मन का मिक्सचर था
जैसे गुड मॉर्निंग का ओल्ड इंग्लिश में स्पेलिंग देखिए गॉडने मॉर्गन और मॉडर्न इंग्लिश है गुड मॉर्निंग। इसी तरह गुड इवनिंग की स्पेलिंग देखिए गुड ने एफन और गुड नाइट था कुछ ऐसा गॉडे निहित। इन्हें बोलना भी ना थोड़ा डिफिकल्ट है और इन्हें खींच के बोला जाता था। मॉडर्न इंग्लिश में वाटर, चाइल्ड, ईयर, टॉक और द जैसे वर्ड्स एंग्लो सेक्सन्स है। ये दौर लगभग 100 सालों तक चला और इस तरह ओल्ड इंग्लिश के बाद इंग्लैंड में आया मिडिल इंग्लिश। लेकिन अभी भी ओल्ड इंग्लिश पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। पर 8वीं और 9वीं शताब्दी में ब्रिटेन पर 2 हमले हुए। जर्मनी के हुए इस इन्वेजन के चलते यहाँ की बोली पर नॉर्थ जर्मनिक भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। 11वीं शताब्दी आते आते ब्रिटेन पर एक बार फिर से हमला हुआ और इस बार ये आक्रमण नॉर्मन्स ने किया। नॉर्मन्स अपनी खुद की नॉर्मन भाषा बोलते थे और जब ग्रेट ब्रिटेन पर उनका कब्जा हुआ तो नई एक भाषा एंग्लो नॉर्मन का जन्म हुआ। इसे इंग्लिश का एक सब लैंग्वेज माना जाता है। 8वीं से 11वीं शताब्दी में जब वाइकिंग इन्वेडर्स आए तो उन्होंने इस जर्मनिक लैंग्वेज में ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज से बहुत से डायलेक्ट्स जोड़ दिए। ये वाइकिंग इन्वेडर्स डेनमार्क से थे और उन्होंने इंग्लैंड में डैनलो नाम से अपना साम्राज्य बसाया। जैसे संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, उसी तरह ओल्ड नॉर्स से आइसलैंडिक, स्वीडिश, डैनिश, नॉर्वेजियन जैसी भाषाएं निकली हैं। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के रूट्स को हम देखें तो ये फ्रेंच, लैटिन, ओल्ड नॉर्स और दूसरी कई और भाषाओं का एक मिक्सचर है। मॉडर्न इंग्लिश वोकैबुलरी में स्काई, लॉ, बैग, हिट और दे जैसे वर्ड्स ओल्ड नॉर्स से मिल गए हैं। नॉर्स भाषा से उधार लिए गए कुछ शब्द आज बहुत ही नॉर्मल शब्द माने जाते हैं। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इंग्लिश में जो प्रोनाउन वर्ड है ये भी नॉर्स भाषा से ही आया है। ओल्ड नॉर्स से इंग्लिश ने लगभग 2000 शब्द उधार लिए थे। इन 2000 शब्दों में से मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ कुछ 100 शब्द ही यूज होते हैं। पर कॉम्प्रिहेंसिव लिंग्विस्टिक्स जिसे ओरिजिनल लैंग्वेज की हिस्ट्री समझने के लिए यूज किया जाता है, उसे अगर देखें तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स ऑफ साउंड चेंज और कोर वोकैबुलरी का पता चलता है। इंग्लैंड पर जब स्कैंडिनेवियन देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के लोगों ने पहुंचना शुरू किया था तो स्कैंडिनेवियंस के साथ रहने से इंग्लिश में एंग्लो फ्रिशियन भाषा में इस्तेमाल होने वाले कोर वर्ड शामिल हुए। बाद में जब नॉर्मन इन्वेजन हुआ तो एंग्लो फ्रिशियन वाले इंग्लिश में जर्मन वर्ड्स मिक्स हो गए। आगे रोमन लैंग्वेज से भी ढेर सारे शब्दों ने इंग्लिश में अपनी जगह बना ली। इसी तरह जब 8वीं और 9वीं सदी में इंग्लैंड पर वाइकिंग्स और नॉर्स कबीले के लोगों ने हमला शुरू किया तो ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसी जगह बन गया जहां के मूल निवासी लगभग अपना देश छोड़कर जा चुके थे और इस जगह पर अलग अलग जगहों के और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों का जमावड़ा हो गया। जैसे जर्मन लैंग्वेज में पी वाले वर्ड्स को पीएफ के साथ लिखा जाता है, पर इंग्लिश में ये नहीं बदला और पीएफ के बदले पी ही रहा। जैसे जो वर्ड स्वीडिश में एसके से शुरू होते हैं, इंग्लिश में वो एस-एच साउंड करते हैं, पर इंग्लिश में अभी भी एस के साउंड वाले वर्ड्स हैं जैसे SKULL स्कल और SKIRT स्कर्ट, पर ये इंग्लिश में ओल्ड नॉर्स से मिल गए हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और रोमेनियन जैसी ज्यादातर रोमांस लैंग्वेजेस जिस तरह से लैटिन से आई हैं, उसी तरह इंग्लिश, स्वीडिश, जर्मन और ऐसी ही दूसरी भाषाएं प्रोटो जर्मनिक है और जो 500 BCE यानी बिफोर द क्रिश्चियन ईरा में बोली जाती थी। इंग्लिश वोकैबुलरी में लगभग 30% यानी 10,000 वर्ड्स ऐसे हैं जो स्पेनिश हैं। साथ ही इंग्लिश पर फ्रेंच का भी इम्पैक्ट है, इसीलिए इंग्लिश वोकैबुलरी किसी और भाषा के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है। साथ ही एक ही मतलब को समझाने के लिए इंग्लिश में एक से ज्यादा शब्द हैं जिन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे किसी एनिमल का नाम और उससे मिलने वाले मीट का नाम इंग्लिश में अलग है, क्योंकि लोअर क्लास जो इन जानवरों को पालते थे और अपर क्लास जो इनका मीट खाते थे वो इन्हें अलग अलग नामों से बुलाते। इसी तरह पिग का मीट बन गया पोक, चिकन का मीट बना पोल्ट्री। ये मिडिल इंग्लिश ही मॉडर्न इंग्लिश के बेहद करीब थी। मिडिल इंग्लिश ईरा के फेमस पोइट थे चॉसर। इनकी पोएट्री और राइटिंग्स में यूज किए गए शब्द आज के मॉडर्न इंग्लिश शब्दों से काफी मिलते जुलते थे। मिडिल इंग्लिश पीरियड में अंग्रेजी के उच्चारण और ग्रामर में बहुत से चेंजेस आए। इसके बाद साल 1500 से अब तक का जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न इंग्लिश ईरा है जो अब तक चल रहा है। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। अब इंग्लिश को गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स में मान्यता मिल गई थी और सरकारी काम काजों ने इंग्लिश को और भी पॉपुलर बना दिया।
विलियम शेक्सपियर का टाइम पीरियड यानी मिड 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी की शुरुआत तक मॉडर्न इंग्लिश को एक क्लियर शेप मिल चुका था। 1604 में पहली इंग्लिश डिक्शनरी ए टेबल अल्फाबेटिकल पब्लिश हुई, पर ये दौर भी एकदम से नहीं आया। 15th सेंचुरी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का समय था। यहाँ इंग्लिश वर्ड्स में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहते हैं। इससे इंग्लिश वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक बदल गई। जैसे डबल ओ वाले वर्ड्स में एक ओ को एच से रिप्लेस कर दिया गया। कैपिटल ओ स्मॉल ओ इज इक्वल टू कैपिटल ओ स्मॉल एच। यही वो समय था जब इंग्लिश में साइलेंट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसे KNIFE नाइफ यानी चाकू के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। पहले नाइफ की स्पेलिंग थी KNEEF और इसे बोलते भी थे क्नीफ, लेकिन वॉवेल शिफ्ट में के को साइलेंट कर दिया गया। इसलिए इंग्लिश वर्ड्स की स्पेलिंग देख के सर घूम जाता है। ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट 200 सालों तक चला। इसी के बाद जो इंग्लिश वर्ड्स आए वो हमें जाने पहचाने लगते हैं। मॉडर्न इंग्लिश को उसका नया लुक देने में शेक्सपियर का बहुत बड़ा रोल था। कम, जेंटल, नाइट, कम, लविंग ब्लैक ब्राउड नाइट, गिव मी माई रोमियो एंड व्हेन आई शैल डाई, टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के रोमियो जूलियट से ली गई है। ये मॉडर्न इंग्लिश है जिसे हम समझते हैं, लेकिन शेक्सपियर के ड्रामास एंड प्लेस को पढ़ेंगे तो आज भी ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको डिटेल में समझाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अब 500 से 1500 सालों तक इंग्लैंड पर खुद ही दूसरों का राज रहा, तो इंग्लिश पीपल के रगों में भी वही खून दौड़ रहा था, तो उन्होंने भी दुनिया भर में अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश एम्पायर नाम से फैला। अगले 300 सालों तक यूनियन जैक पूरी दुनिया में लहराया। साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स, इन्होंने दुनिया के लगभग सभी महादेशों में अपना परचम बुलंद कर दिया। दुनिया की पूरी आबादी की लगभग 33% पॉपुलेशन पर इन्होंने राज किया। इसीलिए कहते थे द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। 1922 तक ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था और लगभग 450 मिलियन लोगों पर इनकी हुकूमत चल रही थी। इसी दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसने इंग्लिश को और भी ज्यादा मजबूती दी। अब एक नजर पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे इंग्लिश का कनेक्शन प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेज से है, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से, जो लगभग 6000 साल पहले बोली जाती थी। इस भाषा को पोंटिक स्टेपी लोग बोलते थे। पोंटिक स्टेपी वाला एरिया ही आज का यूक्रेन और रशिया है। इस प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज निकलकर आई, जो तब पूरे यूरोप में बोली जाती थी। साउथ और ईस्ट एशिया में भी यही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती थी। यही रीजन है कि इंग्लिश और हिंदी में भी ऐसी ढेर सारी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संस्कृत, जो एक इंडो यूरोपियन भाषा है। इंग्लिश पर संस्कृत का बहुत इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए अवतार, कैंडी, देवी, जिंजर, गुरु, जंगल, कर्मा, लूट, मंत्रा, मोक्ष जैसे वर्ड्स संस्कृत से लिए गए हैं। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इसे डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑफ संस्कृत ओरिजिन सर्च कीजिएगा। इसका विकिपीडिया पेज भी है। बाकी नमस्ते लंदन मूवी का लास्ट सीन याद है ना, जहां अक्षय कुमार अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं। वहां भी उन्होंने कई ऐसे शब्दों का जिक्र किया है जो इंग्लिश वोकैबुलरी में संस्कृत से ली गई हैं। अब अगर इंग्लिश को लैटिन से कंपेयर करें तो इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं जो टी से शुरू होते हैं, तो वही वर्ड्स लैटिन में डी से शुरू होते हैं। इंग्लिश में एफ से शुरू होने वाले कई वर्ड्स लैटिन में पी से शुरू होते हैं। पर्शियन, हिंदी और केल्टिक लैंग्वेज का भी इंग्लिश से डीप कनेक्शन है। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के भी पूर्वज रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। पर दुनिया भर में लगभग 300 करोड़ लोग हैं जो इंग्लिश के साथ साथ कई और भाषाएं बोलते हैं, जिसका इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश की पहली ऑफिशियल डिक्शनरी थी जिसमें मॉडर्न इंग्लिश के सभी फीचर्स डाले गए थे। ये 1755 में पब्लिश हुई थी। लोथ, मरे, प्रिस्टली जैसे विद्वानों ने भी इंग्लिश ग्रामर से जुड़े ग्रंथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की वोकैबुलरी और लेट मॉडर्न इंग्लिश, जिसे प्रेजेंट डे इंग्लिश कहा जाता है, दोनों काफी अलग हैं। लेट मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते हुआ था।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति ने इंग्लिश वोकैबुलरी को ट्रेन, इंजन, रेजर्वियर, कंबस्टन, पिस्टन, हाइड्रोलिक, कंडेंसर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, लिथोग्राफ और कैमरा जैसे वर्ड्स दिए। ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी धरती के लगभग 1/3 हिस्से पर राज किया था। इसी के चलते इंग्लिश ने कई देशों के विदेशी शब्दों को पूरी तरह से अपना लिया। दुनिया भर में आज इंग्लिश के 2 मेजर एक्सेंट्स बोले जाते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और यूएस इंग्लिश। इन दोनों भाषाओं को लगभग 400 मिलियन लोग बोलते हैं। पूरी दुनिया में इंग्लिश को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने वालों की संख्या 1 अरब से ज्यादा है। इस तरह इंग्लिश आज भी लगातार डेवलप हो रही है। इंग्लिश को इंडो यूरोपियन फैमिली का माना जाता है, जो जर्मनिक शाखा की भाषा है। इंग्लिश के सबसे नियरेस्ट एक्टिव लैंग्वेज में से 2 ही भाषाएं बची हुई हैं। पहली है स्कॉट्स, जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड में बोली जाती है, और दूसरी है फ्रिशियन, ये स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसके बाद दूसरी जर्मनिक भाषाओं का नंबर आता है। इनका इंग्लिश से कोई नियरेस्ट कनेक्शन नहीं है। ये हैं डच, स्वीडिश, डेनिश, नॉर्वेजियन, आइसलैंडिक और फेरोइस। ये सभी भाषाएं भी जर्मनिक लैंग्वेज फैमिली की हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के शब्दों का दूसरी जर्मनिक भाषाओं से इसलिए भी कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देता क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर वर्ड्स लैटिन से लिए गए हैं। इसके अलावा जर्मन और इंग्लिश के लैंग्वेज सिंटेक्स पूरी तरह से अलग हैं। जैसे कि इंग्लिश में लिखें I've still never seen anything in the square, तो इसे ही जर्मन में कहेंगे Ich habe noch nie etwas auf dem Platz कैसे हैं। वहीं इंग्लिश के साथ स्कॉट्स लैंग्वेज का काफी मेल है। स्कॉट्स में जो वोकैबुलरी और ग्रामर है वो इंग्लिश से ही है, बस उन्हें स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला जाता है। स्कॉटलैंड में ढेर सारे लोग अपनी डेली लाइफ में स्कॉट्स और इंग्लिश को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट्स में AYE का मतलब होता है यस, DAE होता है डू, OOT मतलब आउट, CANNAE यानी कांट, FAE होता है फ्रॉम और GIE मतलब गिव। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसी तरह स्कॉट्स और इंग्लिश का मिक्सचर आपको स्कॉटलैंड में मिलेगा। इंग्लिश पर अरब कल्चर और अरेबिक का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। वर्ल्ड मैप का ख्याल जहन में लाकर ये मत कहिए कि कहाँ अरेबियन कंट्रीज और कहाँ इंग्लैंड। आइए इसे समझते हैं। 8वीं शताब्दी में इबेरियन पेनिनसुला, जहाँ आज का स्पेन और पोर्चुगल है, उसे अरब लोगों ने ऑक्यूपाइड कर रखा था, जिन्हें मूर्स कहते थे। तब स्पेनिश और पोर्चुगीज कल्चर के साथ अरेबियन कल्चर और लैंग्वेज मिक्स हो गई थी। जब इबेरियन पेनिनसुला पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया तो वहां से इंग्लिश में अरब इन्फ्लुएंस जा मिला। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैथमेटिक्स में आपने एलजेब्रा पढ़ा होगा। अब एलजेब्रा एक इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में बीज गणित कहते हैं। तो 9वीं शताब्दी में एक अरेबियन मैथमेटिशियन थे, मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। इन्हें फादर ऑफ एलजेब्रा कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब अल-जब्र वल मुकाबला। इसका मतलब है रूल ऑफ रीइंटीग्रेशन एंड रिडक्शन। अब किताब के नाम में ही अल-जब्र है जो एलजेब्रा बना, और 15वीं सेंचुरी में ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट बन गया। इसी तरह कॉफी भी इंग्लिश वर्ड है जो अरेबियन से ली गई। नेशनल कॉफी एसोसिएशन न्यूयॉर्क की वेबसाइट पर लिखा है कि कॉफी पीने की शुरुआत इथियोपिया से हुई थी। 15वीं सेंचुरी आते आते अरब पेनिनसुला के येमेनी रीजन में कॉफी की खेती होने लगी। अगले 100 सालों में ये पर्शिया, सीरिया और बाकी अरब नेशंस तक पॉपुलर हो गया। इसे कहवे कहते थे। अरेबियन ट्रेडर्स फिर इस कॉफी को यूरोप ले गए और 17वीं सेंचुरी में ये इतना पॉपुलर हुआ कि लंदन में 300 से ज्यादा कॉफी हाउसेस खुल गए थे। इटालियन में कहवे बना कैफे और कैफे से इंग्लिश में कॉफी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि कैसे इंग्लिश दुनिया की इतनी पावरफुल लैंग्वेज बन गई? क्यों हमसे हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इंग्लिश बोले? जॉब इंटरव्यू से लेकर करियर को सक्सेसफुल बनाने तक इंग्लिश का कोई तोड़ नहीं है। लोग उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश तो हमें आनी ही चाहिए। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान ही इंग्लिश इतनी रिच लैंग्वेज होती गई कि इसे लैंग्वेज ऑफ द एलीट कहा जाने लगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करता था। इसलिए जिन भी देशों पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, वहां देश चलाने के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन 1920 के बाद से ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रीज अपना फ्रीडम मांगने लगी। इंडिया में भी फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गया था। अंग्रेज तो जाने लगे, लेकिन आजादी के बाद भी देश चलाने के लिए जो सिस्टम बचा, वहां इंग्लिश की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। इंडिया को ही एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए तो जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया कि इंडिया की भाषा क्या होगी।
बहुतों ने कहा हिंदी और उर्दू का मिक्स हिंदुस्तानी देश की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात भी चली थी। लेकिन बहुतों ने कहा कि इंग्लिश के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। इंग्लिश के साथ आगे बढ़ने में सबसे बड़े सपोर्टर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो चाहते थे कि दलित कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना है तो इंग्लिश एक बेटर चॉइस है, क्योंकि पूरे देश पर अंग्रेजों की हुकूमत रही थी, तो इंग्लिश से लगभग सभी परिचित थे। तो ये वो भाषा थी जो सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर सकती थी। अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता तो ब्राह्मण और हिंदी बोलने वालों को ही एडवांटेज मिलता। ये दिक्कत साउथ इंडियंस के साथ भी है, जो हिंदी को नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज मानते हैं। आज भी साउथ में हिंदी की एक्सेप्टेंस बहुत कम है, इसलिए डिसाइड हुआ कि हिंदी और इंग्लिश 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी और धीरे धीरे इंग्लिश को रिमूव कर दिया जाएगा। 1967 में यानी 1967 में इंग्लिश हटाओ नाम से एक मूवमेंट भी चला था, पर इसका कोई असर हुआ नहीं। इंग्लिश हटाकर हिंदी आएगी, पर साउथ में ये बातें होने लगी कि हिंदी ही क्यों, तमिल क्यों नहीं, तो इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। सिमिलर कहानी थी यूएसए की। जैसे हमारे देश में फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज वगैरह अपनी कॉलोनी बसाने आए थे, उसी तरह यूएसए पर भी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड्स अपना कब्जा जमाने पहुंचे थे। जब 2 जुलाई 1776 में यूएसए को इंग्लैंड से आजादी मिली, तो उन्हें भी लगा कि पूरे देश को यूनाइट रखने के लिए एक नेशनल आइडेंटिटी चाहिए। इसलिए फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन जैसी भाषाओं को साइड करके यूएसए ने इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज किया। इसी तरह जहां जहां ब्रिटिश हुकूमत रही वहां इंग्लिश का बोलबाला रहा, पर बाकी बची दुनिया का क्या? उनको तो किसी ने इंग्लिश बोलने को मजबूर नहीं किया था। इसका इतिहास वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच लड़ा गया था। एक्सिस पावर्स में थी जर्मनी, इटली और जापान। अलायंस ग्रुप में था फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और थोड़ी इन्वॉल्वमेंट चाइना की भी थी। वर्ल्ड वॉर 2 जीता था अलायंस ग्रुप ने। अब क्योंकि इंग्लैंड और यूएसए में इंग्लिश बोली जाती है, तो लड़ाई के बाद इनका कल्चर दुनिया भर में डोमिनेट करने लगा। यहाँ एक और थ्योरी ये दी जाती है कि क्या होता अगर वर्ल्ड वॉर 2 को जर्मनी की लीडरशिप में एक्सिस पावर्स ने जीता होता। आज शायद इंग्लिश की जगह हम जर्मन लिख, पढ़ और बोल रहे होते। हिटलर इतना सनकी था कि वो पूरे यूरोप में जर्मन लैंग्वेज को थोप देता। यूएसए इकलौता ऐसा देश था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे कम नुकसान हुआ था। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी इकोनॉमी लगभग बिखर चुकी थी। इसका फायदा यूएसए को हुआ। यूएसए की इकोनॉमी ने दुनिया को रूल करना शुरू किया। दुनिया भर के देशों ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए यूएसए से बिजनेस करना शुरू किया। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने के यूएसए ने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, वहां पढ़ाई भी इंग्लिश में होने लगी। इंग्लिश को आगे बढ़ाने में म्यूजिकल बैंड्स, म्यूजिक एल्बम्स और पॉप म्यूजिक ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दुनिया भर में यूएस म्यूजिक को सुना जाने लगा। म्यूजिक शोज और कॉन्सर्ट्स करवाए जाने लगे। इससे इंग्लिश को और भी ज्यादा एक्सपोजर मिला। यहाँ हॉलीवुड ने भी अपना तड़का लगा दिया। हॉलीवुड में रिलीज होने वाली मूवीज को भी दुनिया भर के दर्शक पसंद करने लगे थे। यही रीजन था जो इंग्लिश की एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई। इंग्लिश आज क्यों एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसकी सबसे बड़ी वजह तो अभी हमने बताई ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। आप जब गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो सबसे ज्यादा किस भाषा में अपना सर्चिंग कीवर्ड लिखते हैं? इंग्लिश, है ना? कभी कभार अपनी मदर लैंग्वेज में भी ढूंढते होंगे। यही है जवाब, इंटरनेट। आज इंग्लिश इसलिए एक फेमस लैंग्वेज है क्योंकि इंटरनेट का इन्वेंशन यूएसए में हुआ था, इसलिए उसका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस्ड होता गया कि इंटरनेट से जुड़ी टेक जायंट्स कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, यूट्यूब, फेसबुक, आज दुनिया भर में जितने भी वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनमें 63% कंटेंट भी इंग्लिश में ही है। किसी ग्लोबल टॉपिक पर रिसर्च करने जाइए तो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, न्यूज़, वीडियोस भी इंग्लिश में ही मिलते हैं। उसके बाद दूसरी कोई और भाषा, टाइपराइटर और कीबोर्ड भी यूएसए की ही देन है, तो इंग्लिश हमेशा ही एक कदम आगे रही। बाद में स्मार्टफोन्स आने के बाद इंग्लिश के बाद दूसरी भाषाएं आने लगी। अभी इंटरनेट सस्ता हुआ है तो लोगों के हाथों में मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस बढ़ गया, तो इंग्लिश के अलावा भी दूसरी रीजनल भाषाएं पॉपुलर हुई हैं। तो आज इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है। आज बच्चे 79 और 89 का अंतर बताने में लड़खड़ा जाते हैं, पर उन्हें 79 और 89 अच्छे से पता है। और डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में ही इंग्लिश पर लैटिन का इम्पैक्ट आपने समझ ही लिया होगा। ज्यादातर इंग्लिश वर्ड्स लैटिन से इंग्लिश डिक्शनरी में आए हैं। तो भले ही इंग्लिश आज एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पर इंग्लिश से पहले लैटिन और ग्रीक दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती थी, और लैटिन एक ग्लोबल लैंग्वेज थी।
लगभग 1300 सालों तक लैटिन का डोमिनेंस था। रोमन एम्पायर के टाइम लैटिन सबसे ज्यादा बोली जाती थी। फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और पोर्चुगीज भी लैटिन से ही निकली हैं। क्योंकि बात इंग्लिश की हो रही है तो वापस लौटते हैं। इंग्लिश में इतनी भाषाओं से शब्द उधार लिए जा चुके हैं कि ये कहा जाता है अगर कोई इंसान अच्छी इंग्लिश बोल लेता है तो वो फ्रेंच वर्ड्स भी बखूबी समझ सकता है। लेकिन एक फ्रेंच बोलने वाले के लिए इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल है। आज ग्लोबली लगभग 37.5 करोड़ लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है चाइनीज मैंड्रिन। स्पेनिश दूसरे नंबर पर है और इंग्लिश तीसरे नंबर पर। इंग्लिश भले ही इंग्लैंड की भाषा है पर दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है यूएसए में, जहां 283 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसके बाद 246 मिलियन की आबादी के साथ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। साथ ही 108 मिलियन लोग पाकिस्तान में, 79 मिलियन लोग नाइजीरिया में और 64 मिलियन लोग फिलीपींस और इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा एंगुइला, एंटीगुआ ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस बरमूडा, क्रियोल कनाडा, केमैन द्वीप, फॉकलैंड, जिब्राल्टर, जमैका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, साउथ जॉर्जिया में भी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। इंग्लिश का इतिहास तो आपको पता चल गया। अब डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में मैंने आपको इंग्लिश मूवी के बारे में कहा था। जाइए और देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, ट्विटर पर शशि थरूर साहब को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। जो वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नहीं मिलेगा वो इनके ट्वीट्स में आपको मिल जाएगा। आई होप आपने ये डॉक्यूमेंट्री एंजॉय की। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की पूरी जानकारी दें और आसान भाषा में आप उसे समझ सके। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पर बनी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज भी जरूर से चेक कीजिएगा। अगर इंगेजिंग वे में आप हमारा कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं तो औरों को भी रेकमेंड जरूर कीजिएगा। अभी के लिए कहूंगी आपसे थैंक यू।